नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया सिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी कानून को लेकर काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, लेकिन हम सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिसने कल जिस तरह अहकाम जारी किए उससे हुकूमत परेशान हो गई है। और ख़ासतौर पर जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनके तो पसीने छूट गए हैं। उन्होंने अदालत से आजीज़ी की, इनकिसारी की और मिन्नत समाजत की कि बराए मेहरबानी मुझे 7 दिन का वक्त दिया जाए और फिर मैं दस्तावेज़ात के साथ इब्तदाई जवाब लिए आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा। तो बहरहाल अदालत ने उन्हें 5 मई तक की मोहलत दी है। 5 मई को दोबारा समाअत का आगाज़ होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जिस अंदाज में अदालत ने हुकूमत को ललकारा है, फटकारा है, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन क्या अदालत इसी तरह का रिदम बाकी रखती है, इसी तरह इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करती है आने वाले दिनों में? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि भूमि मलकियत मुकदमे में भी मुस्लिम फरीक के दलाइल को अदालत ने कबूल किया था। अदालत ने इतराफ़ किया था कि मस्जिद को शहीद किया गया उन गुंडों ने, उन दहशत गर्दों ने जो मजहब का नाम लेते हैं, यानी हिंदुत्व का नाम लेकर उन्होंने ये सारी कार्रवाई की थी। बहरहाल खुद को कारसेवक कहने वालों ने उन्होंने न सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को, हिंदुस्तान की अजीम रिवायात को भी ढा दिया था। तो बहरहाल अब देखना यह है कि सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, यानी जो बुरी अहकाम समझिए अगर वो आए हैं तो उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। बहरहाल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और फिर जस्टिस पी संजय कुमार और के विश्वनाथन ने जो अहकाम जारी किए हैं वो बीजेपी हुकूमत के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है, जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान ने सुनी है। खुद वहाँ मौजूद आप देखेंगे कि कमरे अदालत में तकरीबन ये कहा जाता है कि 200 अफराद वहाँ पर मौजूद थे। कमरे अदालत खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 73 दरख्वास्त गुजार वहाँ पर मौजूद थे, उनके वकला मौजूद थे और बाहर भी, यानी कमरे अदालत के बाहर भी इसी कदर तादाद में लोग बेचैनी से यानी समाअत कर रहे थे मुकदमे की। वैसे भी आप देखा कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था और सारी दुनिया बिलखुसूस हिंदुस्तानी इस मुकदमे की असलियत से, उसकी हकीकत से वाकिफ़ हो रहे थे। बहरहाल अब देखना यह है कि 5 मई को क्या होता है। वैसे भी आप देखेंगे कि 14 मई को नए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवाई, वो अपने ओहदे का हलफ लेने वाले हैं और आप देखेंगे कि तब तक क्या मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना अपना फैसला सुनाएंगे या फिर ऐसा काम कर जाएंगे जिन्हें सारा हिंदुस्तान सलाम करेगा, या फिर ऐसा काम कर जाएंगे जिस पर मुसलमान, ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है, वो नाराज़ हो जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक पहली खबर रही, लेकिन आपको बता दें कि एक और ख़बर आ रही है और उस खबर का ताल्लुक शादी ब्याह से है। आप यकीन मानिए कि अक्सर ये कहा जाता है कि बड़ी उम्र में जो लोग शादी नहीं करते तो फिर समझिए ना उन्हें बच्चों का एहसास होता है, ना बीवी का प्यार मिलता है। यानी उन्हें पता ही नहीं चलता कि बीवी क्या चीज़ होती है, उसका प्यार क्या होता है, उसकी मोहब्बत क्या होती है और उसके मोहब्बत का असीर बनना क्या होता है, उसके बच्चों का बाप बनना क्या होता है और इंसान किस तरह तमाम गम अपनी औलाद को देखकर भुला देता है। तो ये बदनसीब है जो इस तरह के यानी राहत से दूर रहते हैं। बहरहाल अब बीजेपी के एक लीडर है जिनकी उम्र 60 साल है। अब 60 साल में उन्हें शादी का ख्याल आया है, लेकिन उनकी जो ज़बान है इंतहाई जहरीली है। भोंकते हैं ये लोग, कहते हैं, हम नहीं कहते। बहरहाल वो फिरका परस्ती में बहुत ज़्यादा आगे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपनी हिफाजत के लिए अपने घरों में हथियार रखनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस बार बार हिंदुओं को नहीं बचा सकती। हिंदू खाली टीवी खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, AC खरीदते हैं, लेकिन हथियार अपने घरों में नहीं रखते। मैं बात कर रहा हूं दिलीप घोष की, जिनका ताल्लुक मगरबी बंगाल से है और उनकी अब शादी होने जा रही है। अपनी एक साथी, आप देखेंगे कि उनसे शादी होने वाली है, रिंकू मजूमदार उनका नाम है, बीजेपी की वो लीडर हैं और आपको ये बता दें कि वो पहले शादीशुदा ही है लेकिन तलाक ले चुकी हैं और उनका एक बेटा 60 लेक कोलकाता में IT फर्म में काम करता है। अब इनकी शादी होने वाली है। तो बहरहाल ये खबरें रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो इसराइल फ़लस्तीन के लिए वाहिद जो मसले का जो वाहिद हल है और पायदार हल है वो फ़लस्तीनी रियासत का
क़याम है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कही है। और कतर के जो अमीर है साहिब समो शेख तमीम बिन हमद अल सयानी से मुलाकात के दौरान जो मास्को में हुई, उन्होंने ये बात कही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 6 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, 5 जख्मी हुए और एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसी दौरान ये भी खबर आई है ईरान के मसले पर कि सऊदी वज़ीर दिफा ने ईरान का दौरा करते हुए वहाँ के रहबर आला अली ख़ामनेई से मुलाकात की और उन्हें शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद का पैगाम पहुँचाया। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं, लेकिन पहली खबर जो मैंने आपको बताई है उस बारे में हम चलते हैं अशहर यासिर की तरफ। हाँ सर, सबसे पहले तो ये कि मतलब जिस तरह से कल कार्रवाई हुई है, जी जी, जो सवालात जवाबात हुए वहाँ पे, जिस तरह से सीबीआई ने कल उनसे जो क्या बोले तुषार मेहता उनसे सवाल पूछे हैं, उसका रुख भापते उन्होंने अगली तारीख का वो किया था कि हमें 1 हफ्ते का वक्त दीजिए तो हम जा कर के सारी चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ चीज़ों पे रोक लगाते हुए इसको आगे बढ़ा दिया है और अब इसकी जो सुनवाई है वो 5 मई से शुरू होगी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उनको ये सारी चीज़ें पेश करनी है। वहीं आज एक और क्या बोलते हैं बड़ा बयान सामने आया असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्टी है MIM और जो क्या बोलते हैं मुस्लिम फजला बोर्ड है, उसका मानना है कि ये कानून जो है काला है और असंवैधानिक कानून है। उन्होंने आगे कहा है कि हम अंतरिम आदेश को जो है कहीं ना कहीं सावधानी से देख रहे हैं और इस कानून को 40-45 जो है इस कानून में 40 से 45 संशोधन है। जी हाँ। जब भारत सरकार वक्फ को कमज़ोर करने वाले नियम बनाती है तो ये संघवाद के खिलाफ होगा। इस कानून में कई धाराएं हैं जो वक्फ को कमज़ोर करती हैं, इसके खिलाफ हमारी कानूनी जो है लड़ाई है और जो विरोध है वो जरूर रहेगा। लेकिन जिस तरह से सर आपने बोला कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में इसमें समाअत हो रही थी उस दौरान जो लोग थे उनके जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से बयान सामने आए हैं वो वाकई हिंदुस्तान की एक तारीखी बहस थी कल वाली है, क्योंकि जिस तरह से जो बयान सामने उसमें जो कहा जा रहा है कि सारे लोग साइलेंट खड़े होकर बस सुन रहे थे, जो बोल रहा था उसकी बात सुनी जा रही थी, उसके बाद सीबीआई बोल रहे थे उनकी बात, या फिर और जो जज थे दोनों वो जो बोल रहे थे सुनी जा रही थी। बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था और कई लोगों का ये भी कहना है वहाँ जो लोग अंदर मौजूद थे, हालांकि उन बातों को बाहर उस तरह से बोलने को मना किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली टच आ जाता है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ें बोल देता है। तो उसमें ये भी कहा गया कि कई कई ऐसी भी चीज़ें बोली गई जहाँ पे इंसानों के रोए खड़े हो गए वहाँ पे जो लोग थे, क्योंकि वो इतनी डीपली जा कर के बोले गए। और जिस तरह अब बात करते हैं अगर जो इस साइड से थे कपिल सिब्बल, उन्होंने भी कई ऐसे जो है वो सवाल उठाए कि ऐसा क्यों करना चाहिए, जिस पे जो है सीबीआई ने भी वही सवाल फिर पूछा, लेकिन उसका भी तुषार मेहता के पास कोई जवाब नहीं था। तो इससे ये चीज़ सामने हुई, जिस तरह से हमने कल भी बोला था कि बिल्कुल भी प्रिपरेशन करके नहीं गए थे। उनको लगा था कि ये चीज़ें बस ऐसे ही चली जाएंगी, जिस तरह से हमने जो है लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास करवा लिया उसी तरह से चीज़ें यहाँ भी होंगी। लेकिन जब सीबीआई इतने सख्ती से उनसे सवाल कर रहे थे, हाँ अब आपने एक चीज़ और भी बोली थी कि ये डर भी पैदा हो गया है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद का मामला सामने आया था उसमें कोर्ट ने जो है बाबरी मस्जिद को शहीद माना था, उनको जो है गुनाहगार माना था जो लोगों ने शहीद किया, लेकिन उसके बाद फैसला क्या आया, उनकी आस्था पे दे दिया गया कि उनकी वहाँ पे आस्था है। तो अब एक ये भी डर पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर की चीज़ें ले करके फिर वो एक ऐसा फैसला दे के चले जाएं, क्योंकि उनको भी जाना है, वो भी शायद अपने जाने से पहले कुछ ऐसा काम करके जाना चाहते होंगे, या तो बीजेपी याद रखेगी या फिर हिंदुस्तान के जो मुस्लिम क्या बोलते हैं आबादी वो याद रखेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का सवाल था, आपने देखा कि मुकदमे के आखिर तक अदालत ने मुस्लिम फरीक के दलाइल को कबूल किया था और इस बात को भी तस्लीम किया था कि दहशतगर्दों ने, गुंडों ने जिस अंदाज में कार सेवकों ने जो गुंडों की शक्ल इख्तियार कर ली थी, दहशतगर्दों की शक्ल इख्तियार कर ली थी, और हम इसमें शर्माते नहीं कि उन्हें दहशतगर्द कहें, क्योंकि जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को दागदार करता है वो दहशतगर्द होता है, गुंडा होता है, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का गद्दार होता है। और गद्दारों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। और उसके बाद आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है उसके शहीद करने वाले मुजरिम हैं और जालिम हैं और मुल्जिम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी। उसके बाद आप देखेंगे फैसला आता है
है और हिंदू फरीक के हक में और आस्था की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाता है। अब आप आस्था की बुनियाद की बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड का जो मामला है वो मेरा आस्था है, वो मेरा अकीदा है, वो मेरा फेथ है, तो क्या मेरा मुकदमा मेरे हक में आएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात याद रखिए कि आज सारी दुनिया जान चुकी है, हिंदुस्तान जान चुका है और हर हिंदुस्तानी जान चुका है कि बीजेपी की हुकूमत किस तरह मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को और दूसरी अक़लियतों को सता रही है, धमका रही है, डरा रही है। और याद रखिए कि आज दलितों को भी बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। हद तो यह है कि आप दलित कोई लीडर, कांग्रेस का लीडर आप देखेंगे, कायदे अपोजिशन ही क्यों ना हो, वो अगर किसी राम मंदिर में, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की राम मंदिर की, जहां इफ्तिताह उसका अमल में आया और उस वक्त कांग्रेस के जो कायदे अपोजिशन है, वो जो दलित हैं, वो वहां पर जाते हैं। उसके बाद एक बीजेपी का लीडर है जो खुद को अपने आलाजाद का कहता है, जिसका नाम आहूजा है, वो गंगा जल से मंदिर को धोता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि आज तक ये लोग जात पात के कैद से नहीं निकल पाए हैं, छूट छाट के जाल से नहीं निकल पाए हैं, इंसान को इंसान समझने से ये कासिर हैं, उसके बावजूद ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे में हमारे जो दलित भाई हैं उनको गौर फिक्र करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ये जो आलाजाद के नाम पर आप पर जुल्म करते हैं और आपके नापाक कहते हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के लोग ये हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि आपके बच्चों पर ये जुल्म करते हैं जब अधर्म नहीं कहलाते और आपको जब ये नहीं कहते कि अपवित्र हो जाते हैं, आपकी बच्चियों का ये बलात्कार करते हैं, इज्तिमाई इस्मतरेजी करते हैं और जब ये अपवित्र नहीं होते, ये देखने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बताने का मकसद ये है कि जिस अंदाज में बीजेपी हुकूमत काम कर रही है, वो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी की राह पर हायल कर चुकी है। मईशत तबाह हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी का बुरा हाल है और हद तो यह है कि इंसानियत बाकी नहीं रही। जी बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि इंसानियत बाकी नहीं रही, और जो बात आपने बोली कि दलितों को इस पे सोचना चाहिए। जी हाँ, देखिए, इस हिंदुस्तान में दो ऐसे लोग हैं, दो ऐसे तबके, एक मुसलमान हो गया और एक दलित हो गया, जिन्होंने अपने कोई लीडर को नहीं चुना। दलितों ने लीडर चुना यूपी में मायावती को, लेकिन उसके बाद फिर वो उनसे अलग हो गए। मायावती आज कहाँ बैठी और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो इसका भी फर्क पड़ता है सर, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका कोई मतलब बात सुनने वाला नहीं है। इलेक्शन के दौरान तो आपके जो है क्या बोलते हैं, जूते भी पहना जाएंगे और आपके साथ खाना भी खाया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके पैर भी धोए जाएंगे। हाँ, पैर भी धोए जाते हैं। ये भी एक अभी चला हुआ। लेकिन जिस तरह आपने बोला कि हिंदुस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसी बीच कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो हैं देश में बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आ गए हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि 2014 से पहले सोने की कीमत 28,000 रुपये प्रति ग्राम थी, जो अब बढ़कर 95 से जो है क्या बोलते हैं 98,000 रुपीज़ जो है प्रति 10 ग्राम हो गई है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में चांदी की कीमत 43,000 रुपये थी, अब वो भी बढ़ गई है। और इसी बीच एक बयान और भी सामने आया कांग्रेस लीडर का कि अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने देश में, या हम कह लें कि केंद्र सरकार ने देश में जो है 2 रुपये पेट्रोल पे, 2 रुपये डीजल पे बढ़ाए हैं और 50 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, उससे लोगों की जेबें ढीली हुई हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब यूपीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान रसोई गैस सस्ती थी क्योंकि लोगों को सब्सिडी मिल रही थी, जिसको अब केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं देश में जो चीज़ें कही गई, हम हमेशा ये कहते हैं कि जब देश में हमारे देश के जो अभी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जब आए तो बड़ी बड़ी बातें कर क्या है कि भाई हम जब आएंगे तो रुपया इतना नहीं गिरेगा। आज जो है कहीं ना कहीं 88-89 रुपीज़ हो गया है वो गिर करके, डॉलर के मुकाबले, ठीक है, डॉलर के मुकाबले 88-89 रुपीज़ हो गया है वो। तो आप जो कह के आए थे वो आप नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आपके बहुत सारी ऐसी क्या बोलते हैं जुमले हैं जो आपने बहुत सारे वादे किए लोगों से, वो भी आप पूरे नहीं कर पा रहे हैं। आपने उस दौरान नौकरी का वादा किया था, 15 लाख का वादा किया था, वो हम छोड़ देते हैं एक बार, क्योंकि आपके जो गृह मंत्री उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि ये एक जुमला था। लेकिन अभी जो आपने वादे किए हैं उनका क्या हुआ? आपने दिल्ली में गवर्नमेंट बन रही थी, जब दिल्ली में इलेक्शन हो रहे थे तो आपने वहाँ बोला था कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। आपने बोला था हम यमुना को साफ करेंगे, आज भी यमुना की एक तस्वीर सामने आई जिसमें पूरा सफ़ेद सफ़ेद झाग हुआ पड़ा है पूरा यमुना में।
तो आप इस तरह के वादे ना करें। फिर अगर यही चीज़ अपोजिशन करती है तो आप कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। बहरहाल आपने जैसे जमुना या यमुना का जिक्र किया है, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ये हकीकत है कि मोदी हुकूमत में आप देखेंगे कि किस तरह गंगा का हाल हुआ और पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई। तो बहरहाल ना सिर्फ गंगा मैली हुई, पर सारा हिंदुस्तान मैला हुआ है फिर परस्ती के गंदगी से। और ये आप देखेंगे कि 2014 से हो रहा है। गुर्बत बढ़ गई है, गुर्बत के साथ साथ गुर्बत बढ़ने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी 80 करोड़ अवाम राशन पर जिंदा हैं। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत गुर्बत के खाते में पर भी के मामले में भी नाकाम हो गई है, महंगाई पर काबू पाने में भी नाकाम हो गई है। हद तो यह है कि जो दालें 40 रुपये किलो मिला करती थी, आज 240 रुपये किलो मिला कर रही है। तो यानी गरीब आदमी की कमर टूट गई है, कमर ढीली हो गई है। जैसा अशर यासिर ने कहा कि जेब ढीली हो गई, जेब नहीं बल्कि उसकी कमर ढीली हो गई है, उसका वजूद लर्जाने लगा है। और ऐसे में मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मोदी जी जो भी कहते हैं वो झूठ कहते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं। और मोदी जी नहीं बल्कि ये जो बीमारी है झूठ की, वो तमाम बीजेपी लीडरों में यानी दाखिल हो चुकी है, सरायत कर चुकी है। सर तो एक मिनट रोको, बीजेपी लीडरों में नहीं, जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ चली गई और उसका मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो। जी जी। तो इस वक्त देश में जो है जहाँ जहाँ भी बीजेपी गठबंधन में भी है, जी जी, वहाँ भी ये बीमारी पहुँच गई। पहले ये सिर्फ बीजेपी लीडर्स में थी, लेकिन अब ये उनके अलायंस वाले लीडर्स में भी आ गई। अच्छा, आपको मतलब बता दूं, ये कोई एक तंज़ो मिज़ाह की बात नहीं है, हकीकत है। क्योंकि आज का घरों में ये देखा जा रहा है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी से वादा करता है कि मैं तुम्हें जेवर दिला दूंगा, मैं तुम्हारे यानी राहत का सामान कर दूंगा, तो वो कहने लगे हैं कि आप मोदी की तरह वादे मत कीजिए। तो ये हो गया है मोदी जी का हाल कि अब ख़वातीन भी मोदी जी से चिढ़ने लगी है और उन्हें झूठा समझने लगी है और उनके बारे में कह रहे हैं कि मोदी जो कहते हैं वो सिर्फ जुमले होते हैं और वादे उनके कभी वफा नहीं होते। 15 लाख रुपए अगर आप देखेंगे कि हर किसी के बैंक अकाउंट में लाने का वादा किया था मोदी जी ने, लेकिन आज तक 15 पैसे भी नहीं आए, बल्कि हजारों रुपए मोदी हुकूमत ने लोगों के बैंकों से निकाल लिए। तो कहने का मतलब महंगाई के जरिए निकाल लिए और बेरोजगारी के जरिए निकाल लिए। और फिर मोदी जी कहते हैं कि फ्री बीज तकसीम नहीं करनी चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा फ्री बीज अगर कोई तकसीम करती है तो मोदी हुकूमत के जो यानी जो रियासती हुकूमतें हैं बीजेपी के, वो करती हैं। सर एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जिस तरह बीजेपी के लीडर्स ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जी जी। आप ये देखिए कि एक इंटरव्यू में सुना था किसी का, उन्होंने कहा है कि आप ये देखिए बीजेपी के हर स्टेट में, हर जिले में एक एक ऑफिस बने हुए हैं, कार्यालय बने, और वो सारे 5 स्टार की तरह हैं। तो ये पैसा कहाँ से आता है फिर? ये सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं आएगा, इसका और भी कोई सोर्सेज हैं जो नहीं पता है। और वो सोर्सेज अगर नहीं पता होंगे तो इंसान फिर अपोजिशन जो यही कहेगा ना कि आप जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पैसा लेकर। राहुल गांधी ने कह दिया है हम दो हमारे दो। तो बहरहाल ये 4 लोगों का किस्सा है, 4 लोगों का गेम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम को दो कौन है और हमारे दो कौन है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि इसराइल फ़लस्तीन से है। इसराइल फ़लस्तीन मसले के जो वाहिद और पायदार हल है वो फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कही है। उन्होंने मास्को में अमीर क़तर साहिब समूह शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया। अमीर क़तर का कहना था कि आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम के बग़ैर आलमी अमन नामुमकिन है, उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल दोनों रहनुमाओं ने शाम में, मुमलिकत शाम में आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहदा यानी रियासत बनाने के अज़्म का भी इजहार किया है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि इस मसले फ़लस्तीन का सवाल है, साथ साथ आप देखेंगे कि ईरान का मसला भी बहुत ज़्यादा सुलगता हुआ दिखाई देता है। और ट्रंप जो हैं बार बार ईरान के बारे में कह रहे हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनसे बात की जा सकती है। साथ ही वो हमले की धमकियाँ भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बातचीत पहला ऑप्शन है और दूसरा जो ऑप्शन है वो जंग है। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि ट्रंप न सिर्फ अमेरिका की बल्कि सारी आलमी मईशत को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि शरह सूद में कमी करने को लेकर अमेरिका की जो फेडरल बैंक है उसके चेयरमैन को हटाने का ट्रंप ने ऐलान कर दिया है। दोनों के दरमियान सर्द जंग चल रही है। और दूसरी तरफ जो आप देखेंगे कि पैदाइश के साथ ही जो अमरीकी शहरियत दी जाती है उसकी समाज का भी आगाज़ हो चुका है। और एक आपको बता दूं कि अमेरिका में जो कल्चर है उसने भी ज़बरदस्त तबाही मचाई है अमेरिका में। और ये ऐसी बुराई है, एक ऐसी लानत है
जो अमेरिकी कौम को तबाह व बर्बाद कर रही है। एक तो ट्रंप की शक्ल में कहा जा रहा है कि अमेरिका बर्बाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ गन कल्चर भी अमेरिका को तबाह कर रहा है। फ्लोरिडा की एक यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं कि स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग में फायरिंग का तबादला अमल में आया और उस फायरिंग में कहा जाता है कि 6 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, 5 जख्मी हुए हैं और एक की हालत उसमें तशवीशनाक बताई जाती है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बोला कि सिटीजनशिप वाला जो एक फैसला था उस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं ये ट्रंप के लिए एक झटका है, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्रंप के सिटीजनशिप वाले एक्ट पे रोक लगा दी है, फैसले पे रोक लगा दी। उन्होंने कहा है कि अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन वहीं जिस तरह से अमेरिका में हम हर दिन देखते हैं कि आज कहीं जो है किसी पब में गोली चल गई, आज कहीं गोली चल गई, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं जब आप नशा करते हैं, और ड्रग्स का मामला वहाँ पे बढ़ रहा है। जिस तरह से ट्रंप हर चीज़ पे बैन लगा रहे हैं, अगर ड्रग्स पे भी बैन लगाएं तो शायद ये मतलब उस तरह से अगर उसके बैन लगाएं तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएं, क्योंकि हमने जब भी देखा है तो ड्रग्स के ही नशे में ऐसी एक बार फायर हुई तो कई लोगों की मौत हो जाती है, और कई पब में फायर होती हैं, कहीं क्या बोलते हैं कोई शॉपिंग मॉल में फायर कर दिए जाते हैं। तो अमेरिका में इसकी ये घटनाएं बहुत बढ़ गई, और ये घटनाएं जो हैं जब बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट थे तब से बढ़ गई हैं, ये अभी नहीं बढ़ी। लेकिन इस दौरान जो है हम देख रहे हैं कि जो कुदरती वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पर। बिल्कुल, और इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं ट्रंप को जाता, क्योंकि इस तरह क्या फैसले लेंगे आप जो है सीधे गाज़ा के लोगों को जो है धमकी दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि बातों से तो चीज़ें सुलझेंगे नहीं, आप जो है हम जंग करेंगे, और जंग करने का मतलब ये कि आप वहाँ के मासूमों को एक बार फिर से मारेंगे, क्योंकि अभी कितने लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे, उसमें कितने मासूम मारे गए हैं बेचारे, लेकिन अभी मारे क्या वो शहीद हुए हैं। और अभी जो है आप फिर यही कह रहे हैं कि हम जो है फिर से एक बार वही चीज़ें अपनाएंगे, और जिस तरह से इजराइल का साथ दिया जा रहा है, जिस तरह से जो भी चीज़ें हैं, आप देखिए कि नेतन्याहू जो वहाँ जाते हैं तो साथ में बैठ के बातें होती है, उसके बाद एक फरमान बाहर आता है। जी। तो उस फरमान में यही लिखा होता है कि उनसे कह दो मान जाए, वरना हम जो हैं फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं वही चीज़ें शुरू कर देंगे जो पहले हो रही थी, और अभी रुकी नहीं है वो चीज़ें, अभी भी चल रही हैं। जिस तरह से यमन में चल रही हैं, यमन में भी आपने वो जो है क्या बोलते हैं आतंक मचाया हुआ है, शाम में चल रही है, बिल्कुल हर जगह चल रहा है। और इसके लिए कम से कम एक बार यूएनओ को बैठ करके बात होनी चाहिए कि आखिर इस पे कब लगाम लगे, आखिर ये दहशत कौन फैला रहा है, ये देख सोचना चाहिए। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि यूएनओ जो है इन सब चीजों को देख करके खामोश बैठा, खुद अमेरिका पर पाबंदियां आयद करनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को कहीं हिम्मत करनी चाहिए। अगर जरूरत है तो आपको मैं समझता हूं कि अमेरिका पर पाबंदी आयद कीजिए, फिर पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के पास वीटो पावर है, और वो वीटो के जरिए जो कुछ भी करारदादें पेश होती है वो वीटो कर देता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है, खुद उन्होंने दावा किया था कि मैं एक चाय वाला हूँ, और चाय वाले का आप देखेंगे कि उन्होंने एक मरतबा फिर ये दावा किया था कि मैं तो फ़कीर हूँ और बस्ता डाले चले आ जाऊँगा। तो आप देखेंगे कि ये बेचारा फ़कीर जो है हमारे हिंदुस्तान का, उसका जो सूट होता है तकरीबन 1.5 मिलियन का सूट होता है, 1.5 मिलियन रुपीज़ का सूट होता है। तो हिंदुस्तान कितना अजीम मुल्क है कि यहाँ का एक फ़कीर भी 15 लाख रुपए का सूट या 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए का सूट ज़ेब-ए-तन कर रहा है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने, जो चाय वाला है, वो कहते हैं कि मुझे ये कहने में कोई आर मैं महसूस नहीं करता मैं कि औकाफ की जायदादों के ज़रिए मुस्लिम भाइयों की मदद करने के बजाय मुस्लिम भाइयों को पंक्चर वाले बना दिया गया है। तो बहरहाल जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मुसलमान बरहम नहीं हुए, और जो हाईली क्वालिफाइड है, जो तालीम याफ्ता मुसलमान है, उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है। एक डॉक्टर ने कहा है कि मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म, मैं वही पंक्चर वाला हूँ जो ऑपरेशन थिएटर में अभी ऑपरेशन करते हुए पंक्चर बनाकर आ रहा हो। एक ने कहा, एक ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस में शरीक था एक लड़का, उसने वहाँ की फ़ोटो डाली और कहा कि मैं इस कॉन्फ्रेंस हाल में कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पंक्चर बनाकर आ रहा हूँ। और आप देखेंगे कि जो मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, और बड़े बड़े जो अहम ओहदों पर फायद है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया है और कहा कि मैं पंक्चर वाला हूँ जो हिंदुस्तान की खिदमत कर रहा हूँ, मैं पंक्चर वाला हूँ जो हिंदुस्तान को साइंसी शोबे में आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं पंक्चर वाला हूँ जो पेशे तिब की में अहम खिदमात अंजाम दे रहा हूँ, मैं पंक्चर वाला हूँ जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की तकमील कर रहा हूँ।
तो उन्होंने एहसास दिला दिया है कि मोदी जी अपनी जबान पर काबू रखिए और ये सोचिए कि आज हिंदुस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट का जो मैं डेटा बता रहा हूं, उस गवर्नमेंट डेटा में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हिंदुस्तान के 30% नौजवान बेरोजगार हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है और ना ही उनके पास कोई तरबियत है और ना ही उनके पास कोई तालीम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या हिंदुस्तान का 30% नौजवान बेकार है, और अगर बेकार है तो इसके लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। जो नौजवानों से कहते हैं पकौड़ा बेचें, पकौड़ा तलें, तो एक वज़ीर आज़म जो नौजवान से कहता हो कि पकौड़ा बेचें, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसकी जहनियत, उसकी मेंटालिटी का वो क्या हाल होगा। जी बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बोला कि पंचर वाला जो बयान दिया था वो B.R. अम्बेडकर जयंती के दिन दिया था हरियाणा में, और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये जो आपने बोला अभी ये सारी चीज़ें आने लगी हैं, और उसी में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो मुस्लिम्स हैं जिन्होंने क्या बोलते हैं, दरबारी मीडिया वाले नहीं हैं, जो अलग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ पे एतराज़ जताया। वहीं इसी दौरान एक चीज़ और वायरल हो रही थी कि एक बाबा है जो योग गुरु है, उसने जो रूह अफ़ज़ा को लेकर के शरबत जिहाद का नारा लगाया था, वो भी कहीं ना कहीं ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया और अब लोग रूह अफ़ज़ा और ज़्यादा पी रहे हैं। उसकी मार्केटिंग, एक तो वैसे भी वो हर जगह पॉपुलर है। थैंक यू बाबा रामदेव, थैंक यू बाबा राम। जी तो बहरहाल नाज़रीन, इसी थैंक यू के साथ हम आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने प्रोग्राम का अख्ताम अमल में लाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।